ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये भावना सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का इस शो पर तहे दिल से स्वागत है। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। जिंदगी का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपकी सेहत ठीक हो। जिंदगी की कठिनाइयों से आप तभी जूझ सकते हैं जब आपकी सेहत आपके साथ हो। और जब कभी हमारी सेहत खराब होती है, हमारे लिए भगवान कौन होता है, हमारा मसीहा कौन होता है? एक डॉक्टर। दोस्तों, आज हमारी ऑडियंस में ऐसे ही यंगस्टर्स हैं, ऐसे ही नौजवान हैं जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, जिनकी इस वक्त MBBS की पढ़ाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे बताइए, क्यों आपने फैसला किया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। मैंने डॉक्टर होना इसलिए सोचा क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव के जो लोग हैं, उन लोगों की हेल्थ कंडीशंस इतनी डिटोरियोरेटेड है कि एक्चुअली उन लोगों को प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। हाँ, इनको माइक दीजिए। मैं खुद क्लासिकल हीमोफीलिया से जूझ रहा हूँ फिलहाल, और मैं चाहता था स्टार्टिंग से ही कि मैं वो लोगों को मतलब एक बेंचमार्क की तरह अपने आप को सेट कर सकूं कि जो लोग खुद ऑलरेडी डेंजरस डिजीज से जूझ रहे हैं, वो लोग भी नेशन को सर्व कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी लोगों की देखभाल कर सकते हैं। वाह, क्या बात है। समाज की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, मुझे लगता है कि आप सभी इस भावना से आगे आए हैं। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में हमारी सेहत की जिम्मेदारी आप जैसे नौजवान डॉक्टर्स के हाथ में ही होने वाली, और उन सैकड़ों नौजवानों के हाथ में होने वाली है जो इस वक्त मेडिसिन पढ़ रहे हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ हमारे देश की हेल्थ केयर से जुड़ी, यानी कि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अपनी कुछ चिंताएं बांटना चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं एक पहलू को लेकर। क्या रिश्ता होता है एक मरीज का अपने डॉक्टर के साथ? मुंबई के वेंकटेश के पैर पर एक फोड़ा हुआ था। सावधानी के तौर पर वो पास के एक डॉक्टर से राय लेने गए। कि मेरे पैर में थोड़ा सूजन था, जिसे लोग बाल तोड़ी कहते हैं। तो डॉक्टर ने जस्ट देखा, बोला कि आपको इमीडिएटली एडमिट करना है, ऐसा नहीं करने का तो पैर काटना पड़ेगा। डर के मारे वेंकटेश तुरंत अस्पताल में भर्ती हो गए। फौरन ऑपरेशन किया गया। दूसरे ही दिन वेंकटेश के पैर में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि मुझे फिंगर काटना हुआ। पैर की उंगली काटने के बाद भी मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पता चला कि जो डॉक्टर ने फिंगर काटा है, वो हड्डी का टुकड़ा अंदर छोड़ दिया। एक के बाद एक 4 ऑपरेशन करवाने के बाद एक कड़वा सच सामने आया। उन्होंने क्या बोला, आपका फर्स्ट ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, काम हो जाता था एंटीबायोटिक्स और दवाई से। गुस्सा भी आ गया, क्या करे, फिंगर तो गया, थोड़ा लंगड़ता भी हूँ। खर्चा तो 2 लाख के ऊपर आ गया, लेकिन खर्चा से ज़्यादा जो मुसीबत उठानी पड़ी वो काफ़ी ज़्यादा था। वेंकटेश जैसा खिलवाड़ अरविंद के साथ भी हुआ। लगातार हो रही उल्टियों से परेशान अरविंद अस्पताल में चेकअप करवाने गए थे। बिना कुछ बताए डॉक्टर ने अरविंद को 3 दिन ICU में रखा और काफी महंगे टेस्ट करवाए। ये शाम को डॉक्टर ने आगे कहा कि मेरा अपेंडिक्स ब्लास्ट हो चुका है, जिसके लिए इमीडिएट ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो 3 घंटे के अंदर मैं मर जाऊंगा। लेकिन अरविंद को डॉक्टर्स की बात पर भरोसा नहीं हुआ। दूसरे अस्पताल में फिर से सारे टेस्ट करवाए गए। जब रिपोर्ट्स आई तब पता लगा कि अरविंद को अपेंडिक्स की कोई तकलीफ नहीं है। उस हॉस्पिटल में मेरे 50,000 तक के खर्चे हुए थे। इस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 70 to 80,000 खर्च हुए थे मेरे। 1,40,000 तक मेरा पर्सनल खर्चा हुआ था फॉर नो रीजन। ये ओवरस का पैकेट है, अगर मैं 3-4 दिन पी लेता तो सिर्फ 15 रुपए का खर्चा आता। आज भी अगर मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरह डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉक्टर्स।
आदमी तो डॉक्टर को पूछते हैं, भगवान भगवान बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो हकीकत में कुछ नहीं है। दोस्तों, ये तो सिर्फ 2 कहानियां हैं। जब हमारी टीम रिसर्च के लिए निकली तो सैकड़ों ऐसे किस्से हमारे सामने आए। एक्सक्यूज मी, आमिर जी। हाँ, बोलिए। सर, मुझे भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ, आपके साथ क्या हुआ? ये कुछ सालों पहले की बात है, जब मेरे डैड को रात को काफ़ी अनईजी लग रहा था उन्हें, तो हम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत सीरियस है और इन्हें अभी का अभी आईसीयू में एडमिट कर दो और सारे टेस्ट करना चालू कर दीजिए। 2 दिन बाद जब टेस्ट्स के रिजल्ट्स आए तब उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सीरियस है, इन्हें अभी का अभी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये 2-3 हफ्ते से ज़्यादा तक नहीं रह पाएंगे। हम काफ़ी घबरा गए उस समय, तो हमने उनको कहा कि फ़िलहाल हमारे फैमिली डॉक्टर टाउन में नहीं हैं, तो आप हमें एक और डॉक्टर सजेस्ट करिए, हमें एक सेकंड ओपिनियन लेना है। दूसरे डॉक्टर से भी हम पूछना चाहेंगे। हाँ, तो उन्होंने ही हमें दूसरे डॉक्टर का नाम और एड्रेस दिया। हम उनके क्लिनिक पे गए। फिर उन्होंने भी कहा कि ये काफ़ी सीरियस है, आपको सच में लिवर ट्रांसप्लांट करवाने की जल्द से जल्द तैयारी कर लेनी चाहिए। पर फिर भी हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत बुला दिया। फैमिली डॉक्टर के पास जब हम गए तब फैमिली डॉक्टर ने कहा कि इन्हें सिर्फ गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितने साल पहले की बात है? 6 या 7। और इस वक्त आपके पिताजी तंदुरुस्त हैं? बिल्कुल। उनको लिवर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। उन्होंने कहा था 3 हफ्ते में नहीं करेंगे तो वो गुजर जाएंगे? गुजर जाएंगे। अभी भी ठीक है? हाँ। ओरिजिनल लिवर चल रहा है उनका? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए, आपका हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? टेस्ट का बिल 25,000 हुआ, आईसीयू का अलग, और जब अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट तब करते तब 36 लाख होता, जिसमें हम एक बंगलो खरीद सकते थे। बाप रे। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि आप खुशनसीब हैं, आपका परिवार खुशनसीब हैं कि आपके पिताजी की जान सलामत है। लेकिन दोस्तों, हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर पंकज राय को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के अलावा अगर किसी से बेहद प्यार था तो वो थी उनकी पत्नी सीमा और बेटी आभा। दोनों में मेजर पंकज राय की जान बसती थी। पति, पत्नी और बेटी, छोटा सा खुशहाल जहां था इनका। इनके खुशहाल घर को दुख के बादलों ने तब घेर लिया जब सीमा को किडनी की बीमारी हुई। उन्हें लगातार डायलिसिस करवाना पड़ता था। इस बीमारी के बावजूद सीमा की जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाने पर जोर दिया। एक नई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में किए गए इस ऑपरेशन ने सीमा से उसकी जिंदगी ही छीन ली। क्या गलत हुआ? इस बात का खुलासा चौंका देने वाला था। मेजर पंकज, आभा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आप पर ये गुजरी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सीमा जी कैसी थी, उनका नेचर कैसा था? वो इतनी अच्छी थी कि जब हॉस्पिटल में वो थी और जब हमें खून की ज़रूरत पड़ी तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके स्कूल से हमारे घर में उनके स्कूल के स्टाफ की बसेस आई, जो हमारे वर्कर स्टाफ थे, जो हमारी आया आंटीज़ थी, ड्राइवर भैया थे, वो लोग आए। पूरा स्कूल आ गया था वहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ तो उनमें होगा कि सब लोग ही अच्छा बोल रहे हैं। जी, she was someone who was very caring and loving towards people. डेफिनेटली। तो कोई उनके इमरजेंसी आई कि आप लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा? कोई ऐसी खास ज़रूरत थी किडनी ट्रांसप्लांट करने की? ऐसा नहीं है कि डायलिसिस पे आदमी लोग नहीं रह सकते हैं। सालों साल रहते हैं, डेकेड हाँ, तक रहते हैं, 10, जी हाँ। 15, 20 साल तक लोग आपने डायलिसिस पे बिल्कुल रहते हैं। ठीक कहा। लेकिन उस समय फ़ोन कॉल आया था हॉस्पिटल से कि एक किडनी डोनर अवेलेबल है, तो डॉक्टर के कहने पे वो हॉस्पिटल में एडमिट में हुई। जी। डॉक्टर ने उनको बताया आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, और हैरानी हम लोगों को ये हुई कि एक ही दिन पहले डॉक्टर ने कहा हम आपका पैनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि सर्जरी के कुछ घंटे पहले डॉक्टर बोले एक पैनक्रियास चूंकि मिल रहा है, मैं आपका पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। यानी कल को वैसे डॉक्टर्स मिलेंगे
एक आदमी जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, बोलेगा कि देखिए हमको हार्ट मिल रहा है, लंग्स मिल रहे हैं, चलिए मैं आपका हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट भी कर देता हूँ साथ में। वो बताते रहे, बोले इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप किडनी भी कर लो और पैनक्रियास ट्रांसप्लांट भी कर लो। लेकिन सीमा ने बोला मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा देखिए अभी आपने हाँ नहीं कहा है, मत कहिए, सवेरे आप आइए, कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, फिर आप लोग फैसला करके बता सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है कि नहीं करना। तो ये स्थिति थी, फिर क्या हुआ? सुबह अचानक से 5 सवा 5 के करीब एक नर्स आई। उसने बोला रूटीन चेकअप के लिए ले जाना होगा मम्मा को तुम्हारी, तो आप एक फॉर्म पे अपना नाम लिख दो और अपने मदर के इनिशियल्स या नाम लिख दो। तो जब तक मैं लिखती या कुछ करती तब तक वो फॉर्म चला गया था मेरे हाथ से, और मम्मा भी गई, उनको ले गए अचानक से, और फिर कुछ नहीं पता। और फिर डैडू ने आके पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो मैंने पता चला कि वो सर्जरी में है। तब आप थे भी नहीं वहां पे? मतलब जी नहीं। आपके आने से पहले ये शुरू हो गई? जी हाँ। मतलब उन्होंने आपसे परमिशन या अनुमति ना किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ली और ना ही पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट के लिए ली? जी नहीं, ऐसा लगता है इन्होंने सोच लिया था कि मुझे सर्जरी करना है चाहे कोई अनुमति दे या नहीं दे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कोशिश की हॉस्पिटल को बोलने के लिए कि आपने ये कैसे शुरू करी, इसको रोकी, हमने तो कंसेंट भी नहीं दिया है। उन्होंने बोली सर्जरी शुरू हो गई है और आप रुक नहीं सकते हैं। उसके बाद पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा आप ब्लड अरेंज करना शुरू करिए, नहीं तो ये ऑपरेटिंग टेबल पे ही अपना दम तोड़ सकती हैं। और हुआ एक्चुअली ये कि इन्होंने एस्टीमेट जो लगाया था ब्लड लॉस होगा 390 ml, और एक्चुअली इन्होंने ब्लड ट्रांसप्लांट सर्जरी के दिन और उसके 3 दिन बाद में 119 यूनिट ब्लड ट्रांसप्लांट किया है, करीब 60 लीटर। 60 लीटर? जी हाँ। एक इंसान के शरीर में वैसे कितना खून होता है? 5 से या 6 लीटर 5 या लीटर, जी 6 हाँ, लीटर। तो करीब ये 8-10 आदमियों का खून दिया गया है। मैं आपको और बात कहूँगा, ट्रांसप्लांट सर्जन है, उसके पास ऐसा कोई क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन नहीं है जिससे उसको पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करने में उसमें कोई काबिलियत है। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स ने कहा था कि हम कार्डियोलॉजिस्ट के इवैल्यूएशन के बिना सर्जरी नहीं करेंगे, और ये डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है। तीसरी चीज़, हॉस्पिटल जो है उसके पास पैनक्रियास ट्रांसप्लांट का लाइसेंस ही नहीं है। तो लाइसेंस के बगैर वो लोग ये ऑपरेशन, और जो एक खुद ब खुद एक क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बाद करीब 24-25 घंटे के दौरान वो ऑपरेटिंग टेबल पे करीब 17 घंटे रही थी। फिर वो 2 दिन बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन थी, कोई कह रहा था हम कुछ आगे नहीं कह सकते, क्या होने वाला है नहीं। उसके बाद 5 तारीख की शाम को मैं मिलने गया, इतना मुझे पूरा अपने आंखों के सामने अभी भी वो दृश्य याद है। उन्होंने अपना हाथ उठाकर ऐसा हमको किया और कहा लुक आफ्टर योरसेल्फ। उसके बाद रात को इनको पता चला कि आपकी माँ अब नहीं है। नहीं, वो भी उन्होंने आके खुद हमें नहीं बताया कि योर मदर इज़ नो मोर। हम लोग ने पूछा क्या हुआ, तब बोला हाँ वी आर सॉरी, ऐसे हो गया। और उस समय डॉक्टर्स दोनों ने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। आपका हॉस्पिटल का बिल कितना आया ये सब करने में? 8.25 लाख। 8.25 लाख। मेजर राय, आपको क्या लगता है इतनी जल्दी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया, आपकी अनुमति नहीं ली, वो ऑपरेशन किया जिसके लिए उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ और क्या वजह हो सकती है आपके अंदाजे से? इनकी नीयत ठीक नहीं है और इन्होंने सोचा होगा, ऐसा मुझे लगता है, सर्जरी कर दिया, ये तो काफ़ी पैसे वाली सर्जरी होता है, पेशेंट तो पैसा देगा ही, और सही हो गया, नाम होगा, और भी लोग आएंगे, और नहीं हुआ तो क्या नुकसान, पेशेंट की जान गई। इनमें और जिसको कहा जाए कोई मौत का सौदागर, इसमें क्या फ़र्क है? सीमा ने, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनको एक चीज़ कही थी, मेरा हस्बैंड भी अगर कुछ बोलेगा, मैं एक वक्त के लिए वो बात को इग्नोर कर सकती हूँ, बट आई नो यू विल नॉट टेल मी एनीथिंग रॉन्ग। इतना भरोसा था डॉक्टर पे? बहुत।
वेल माई हार्ट गोज आउट टू बोथ ऑफ यू। और जो हुआ आपके साथ, यू हैव लॉस्ट योर मदर और आप अपनी पत्नी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेजर राय का केस इस वक्त कोर्ट में है। ये मैटर सब जुडिस है और हम ना कोई कोर्ट है ना जज हैं जो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, वो तो अदालत ही करेगी। लेकिन मेजर राय, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है। डॉक्टर भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, ये हम मानते हैं। लेकिन आज हम गलतियों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नीयत की, इंटेंशन की। जब आप जानबूझ के पेशेंट को डराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, तो बात अलग हो जाती है। ये गलती या चूक नहीं है, ये नेग्लिजेंस नहीं है, लापरवाही नहीं है, ये फ्रॉड है, धोखा है, विश्वासघात है। और विश्वासघात उस इंसान के साथ जो आपको भगवान समझता है। और क्या होता है जब ऐसा करना एक आम बात हो जाती है? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। सत्यमेव 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 जयते। वेलकम बैक दोस्तों। अभी तक हमने ऐसे केसेस की बात की जहां पर मरीज अस्पताल तक पहुंच गया था। आइए अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हमारी तबीयत खराब होती है तब क्या होता है। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाइए या यूरिन टेस्ट करवाइए ताकि हमें आपकी बीमारी के बारे में पता चले। तो आइए अब एक ऐसे इंसान के साथ बातचीत करते हैं जो इसी किस्म की लेबोरेटरी चलाते हैं जहां पर ब्लड और यूरिन की टेस्टिंग होती है, जिसे हम पैथोलॉजी लैब कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल पिछड़ मौजूद हैं। बताइए डॉक्टर पिछड़, एक लेबोरेटरी चलाने का अनुभव आपका क्या रहा है? जब सेंटर खोला 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, कोई पेशेंट नहीं आता था। अभी तो बाद में समझता है कि आप खोलने से कुछ नहीं होता है, आपको जाके सबको मिलना पड़ता है। सबको मतलब किसको? सब डॉक्टर्स को। पेशेंट्स तो वहीं से आने वाले हैं, तो वो सामने से पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो करके। ऐसा होता है। हाँ, तो मतलब आपसे वो एक्चुअली कमीशन मांगते हैं। कमीशन मांगते। तो कितना परसेंटेज वो मांगते हैं? 40-50%। 40 से 50? यस। दोबारा मुझे बोलिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। 40 से 50% जितना आपका कॉस्ट होता है उसका। कुछ नहीं करने का? कुछ नहीं करने का, वो लिख के देते हैं ना, वही तो सब कुछ है। लिख के देते हैं उसका। हाँ, तो गरीबों पे कितना असर होता है इसका? 50% तो रेट ही चल रहा है, तो 50% आप पकड़ लीजिए। मतलब आप डबल दे रहे हो, जितना आपको देना है उसका आप डबल दे रहे हो। डबल दे रहे हो। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, पेशेंट्स को टेस्ट होता है, 1, 2 या 3 टेस्ट की जरूरत होती है, वो 12-15 टेस्ट करा लेते हैं। ये सही है? सही है। मुझे भी एक टाइम कहा गया था कि एक डॉक्टर ने कि बाबा हम लोग 10 लिख देंगे, आप बाकी नॉर्मल रिपोर्ट दे दीजिएगा। मैंने भी इसके बारे में सुना है कि मुझे किसी ने बताया था कि एक टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं बेसिन टेस्ट। हाँ। तो मैंने पूछा बेसिन टेस्ट मतलब पेशेंट का खून लो और बेसिन में फेंको। पेशेंट का खून लो और बेसिन में फेंको, सारे जो रिजल्ट्स हैं नॉर्मल दे दो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं, मैं खामों का ऐसे ही भेज रहा हूँ। Am I right about this? Certainly। आपकी फिर प्रैक्टिस अच्छी हो गई जब आपने हाँ, काफी अच्छे हुए थे, काफी फ्रेंड्स हो गए थे। हाँ, सब कुछ फ्रेंड्स होते हैं। सब डॉक्टर्स आपके फ्रेंड्स हो गए थे। हाँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पर्सनल ट्रेजेडी एक हुआ। अच्छा। एंड बचपन से हमें सिखाया जाता है कि आप पाप करोगे तो आपको पाप मिलेगा, जो यही करना है सब कुछ। तो फिर एक दिन निश्चय किया कि नहीं, अभी ये सब बंद करना है, जो होगा वो भगवान देखेगा। और फिर बाद में मैंने बंद कर दिया। तो ग्रेजुअली फिर मेरे दोस्त कम हो गए, रेफरल्स कम नहीं, बंद ही हो गए। तो पहले जो मेरे पेशेंट्स रिपोर्ट लेके जाते थे सब एक्सेप्ट होते थे, आज मेरा लैब का जो रिपोर्ट रहता है वो देख के कचरे के डिब्बे में फेंका जाता है। तो वैसे होता था। फिर बाद में पेशेंट्स आके काफ़ी झगड़ा भी करते थे। हम लोग उसको यही समझाते थे कि मेरी मशीनरी वही है, मेरे रिएजेंट्स वही है, मेरे टेक्नीशियंस वही है, मेरे पैथोलॉजिस्ट वही है, नथिंग हैज़ चेंज। सिर्फ एक ही चीज़ बदली है कि जो मैं पहले 100-150 रुपये लेता था तो मैंने आज 50 रुपये में मैं CBC करता हूँ। क्योंकि आपको किसी को देना नहीं है, कमीशन देना नहीं है, तो वो डायरेक्ट फायदा पेशेंट्स को जा रहा है। बाद में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। मैंने काफ़ी बोर्ड भी बाहर डिस्प्ले किया है। कोई लैब डिस्प्ले नहीं करता अपने रेट्स बेसिकली। आपने ये भी बोला बोर्ड पे कि मैं कट नहीं देता हूँ। मैंने मेरे रिसेप्शन के वहाँ लिखा है, मेरे पैम्पलेट्स के वहाँ, कि हमारे यहाँ किसी को कमीशन नहीं दिया जाता है करके। वाह, क्या बात। क्लियरली अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है, लोगों को भरोसा एक दफा हो गया है और वो आपके पास आ रहे हैं। आपका लैब टेस्टिंग कहाँ कराते हैं आप? सेंटा क्रूज ईस्ट में। सेंटा क्रूज ईस्ट। तो मतलब आपका जो टेस्टिंग लैब है वो मेरे घर के काफी नजदीक है और मैं आपका नंबर लेना चाहूंगा।
ताकि मेरी जितनी टेस्टिंग हो वो आपके लैब में हो। दोस्तों, हमारे सामने ये बात आई है कि कट प्रैक्टिसेस यानी कमीशन का लेना और देना न सिर्फ टेस्टिंग और लेबोरेटरीज के साथ कई बार होता है, बल्कि एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर के पास मरीज को भेजता है, रेफर करता है, तब भी बहुत सारे डॉक्टर्स कमीशन या कट्स लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम जुड़ेंगे 3G लिंक के जरिए डॉक्टर अमोल पंडित से, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर अमोल पंडित वेल्स, इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं और एक खास किस्म की कैंसर सर्जरी के लिए ट्रेंड हैं, जो बहुत कम डॉक्टर्स कर पाते हैं। हाय डॉक्टर अमोल, हाउ आर यू? Very well, thank you. How are you doing? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई विदेश में की, उसके बाद आपने हिंदुस्तान आने का फैसला किया, तो यहाँ आकर आपका अनुभव क्या रहा? वहाँ आने के बाद पहले कुछ ही दिनों में बहुत निराशा हुई। जब मैं अपने कलीग से मिलने गया, जो मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर थे, उनको जब मैंने कहा मैं आया हूँ और मैं इस तरह की सर्जरी यहाँ पे करना चाहता हूँ और अगर आपके पास पेशेंट हो तो प्लीज़ रेफ़र करिए, तो उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं रेफ़र कर पाएंगे जब तक आप हमें जो आप फीस चार्ज करोगे उसका परसेंटेज नहीं दोगे। तो कितना परसेंटेज मांगते थे आपसे ये डॉक्टर्स? 30 से 50% तक मांगते थे। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है जी। अच्छा, और बड़े अस्पतालों में आपका क्या अनुभव रहा? बड़े हॉस्पिटल में उनकी एक ही ऑब्जेक्टिव थी कि पेशेंट को आप इस तरह से उसकी डिजीज़ के बारे में बताएं कि वो इतना डर जाए कि वो सोच ना पाए और उनका सोच बदल जाए। उसके पहले आप उनको ऑपरेट करें ताकि जो रेवेन्यू है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आपने ये बड़े अस्पतालों की डिमांड्स पूरी की और जो डॉक्टर्स आपसे कट मांग रहे थे उनको आपने परसेंटेज दिया? नहीं दिया, इसलिए तो वापस आना पड़ा। आप वापस चले गए और हिंदुस्तान में एक अच्छा डॉक्टर कम हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमोल हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऑपरेशन करवाना उनकी जिंदगी भर की बचत खत्म कर सकता है। कभी कभी बच्चों की स्कूल की फीस पर असर होता है, कभी घर गिरवी रखना पड़ता है, कभी जमीन बेचनी पड़ती है, और ऐसे में अगर 30%, 40%, कभी कभी 50% खर्च ऑपरेशन में नहीं बल्कि कमीशन में चला जाए, तो ये निहायत ही दुख की बात है। और सोचिए आपके क्या जज्बात होंगे अगर ऐसा ऑपरेशन कराने के बाद आपको ये पता चले कि आपको इस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। आंध्र प्रदेश की देहात की महिलाओं के बीच एक अजब सच्चाई सामने आई है। आप में से कितनी महिलाओं ने गर्भाशय का ऑपरेशन करवाया है? सभी ने करवाया है। ज्यादातर महिलाओं की बच्चादानी यहाँ ऑपरेशन के द्वारा निकाली जा चुकी है। इतनी ज्यादा महिलाओं ने क्यों इतना पेचीदा ऑपरेशन करवाया? मर जाती बोल का बोला उन्होंने। बाल बच्चा नहीं पैदा होता, निकालना नहीं तो मर जाती बोला। नहीं कराई तो हमें क्या करते अम्मा, तेरा जान जाता, ऐसा डरा दी। There has been a significant increase. इस तरह के ऑपरेशंस की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और बहुत सारे केसेस में तो इन ऑपरेशंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। पूरा 60,000 लिया उन्होंने, एक अगर बेच लिए, बेच को इसको डाल दिए। अपनी जमीनें बेचकर, कर्जे में डूबकर ये महिलाएं अपना इलाज कराती हैं, लेकिन इससे फायदा? ऑपरेशन के बाद हमें कई दिक्कतें होने लगी। झुकते वक्त, काम करते वक्त बहुत दर्द होता है। ये पूरा दुखते रहा, मैं किधर नहीं जाती, काम को नहीं जाती, किधर नहीं, घर में नहीं करना, बूढ़ी होकर सब। As long as healthcare continues, जब तक हेल्थ केयर एक कारोबार, एक बिजनेस बना रहेगा, तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहेंगी। लोगों का शोषण होगा और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। हॉस्पिटल महीने के एक बार तो भी जाना पड़ता, दवाई का भी 1 महीने का 1000 रुपया होता। तेरे कुछ खर्चा डालने का है, चले जाओ घर में से, ऐसा बोलता। ऑपरेशन के बाद मुझे बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। उसने दूसरी शादी कर ली। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर बेदी मौजूद हैं, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं।
डॉक्टर बेदी, मुझे बताइए कि आपके 25 साल के अनुभव में आपको कितनी बार एक महिला की बच्चेदानी निकालने की जरूरत पड़ी? कैंसर को छोड़ के हार्डली एवर साल 6 महीने में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका यूट्रस निकालना पड़े। तो क्या ये मुमकिन है कि एक गांव में इतनी सारी महिलाओं को अपने बच्चेदानी निकलवाने की जरूरत पड़ जाए? कभी भी नहीं हो सकता, असंभव है। असंभव है ये। जी। ये क्या हो रहा है दोस्तों? क्यों इतने बीमार हो गए हमारे इतने सारे डॉक्टर्स? और वो कौन सी दवा है, कौन सा इलाज है जो इनको ठीक करेगा? दोस्तों, वो डॉक्टर्स जो गलत काम कर रहे हैं उन पे निगरानी रखने का और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की है, MCI की है। लेकिन पिछले कई सालों से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के काम को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। MCI डॉक्टर्स द्वारा संचालित और चुनी गई परिषद है। MCI की मुख्य जिम्मेदारियां हैं डॉक्टर्स के कामकाज पर निगरानी रखना और मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता देना। जब कोई डॉक्टर अनैतिक काम करे तो उसका लाइसेंस तक रद्द करने का अधिकार भी MCI के पास है। सन 2001 में MCI के अध्यक्ष डॉक्टर केतन देसाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल बाहर किया और MCI की लगाम रिटायर्ड मेजर जनरल सोम झिंगन के हाथों में सौंपते हुए MCI पर कुछ इस प्रकार टिप्पणी की। They called it a den of corruption as far as the MCI is concerned. पर देश के लिए 2 बार जंग लड़ चुके इस फौजी को मालूम नहीं था कि वो इस दलदल में धंसते जाएंगे। मेजर जनरल झिंगन को मेडिकल कॉलेजेस की जांच के दौरान अजीब नजारे देखने को मिले। हर एक चीज was in terms of पैसा पैसा पैसा। चाहे आप रिकग्निशन की बात करें, चाहे आप कॉलेज स्टार्ट करने की करें, सीटें बांटने की बात करें, कुछ करें, हर एक में बीच में बार्टर जो था पैसा था। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। ये शायद हंसी की बात है कि जब आप जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए तो इतने आदमी टांगे ऊपर करके टूटी हुई हैं, एक के हाथ टूटे हुए हैं, किसी का मुंह सूजा हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने सब किए हुए हैं। मैंने सुना उसके बाद ट्रक के ट्रक आएंगे, सामान भी ले जाएंगे, पेशेंट भी लेंगे और ठीक ठाक चल रहे हैं। वही जो डॉक्टर आपको वहाँ मिले हैं वो नेक्स्ट इंस्पेक्शन कहीं और मिलेंगे। मेजर जनरल झिंगन ने MCI को अनुशासन से चलाने की काफी कोशिश की, पर आप घुमा फिरा के डॉक्टर केतन देसाई हर एक चीज को अपने आदमियों के बीच में बांट देते थे। मतलब उनका यह था कि मुझे फंक्शन नहीं करने देना चाहिए। मेजर जनरल झिंगन ने मात्र 1 साल बाद ही MCI से अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय में डॉक्टर केतन देसाई अध्यक्ष पद पर वापस आ गए। इस बार डॉक्टर केतन देसाई को एक रिश्वत कांड में CBI ने गिरफ्तार किया। अब MCI को सही ढंग से चलाने का जिम्मा डॉक्टर KK तलवार को सौंपा गया है। दोस्तों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस वक्त जो प्रमुख हैं, जिनका काम है डॉक्टरों पे निगरानी रखना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर KK तलवार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये पूछना पड़ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। आप आज हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, आपने ये सारी बातें सुनी, ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सब क्या वाकई ये सब हो रहा है? देखो, चीज़ें हो तो रही हैं, दैट इज़ नाउ इन द पब्लिक नॉलेज। जो सुबह आपने किकबैक्स की बात करी, एज प्रोफेशनल वी नेवर थॉट कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये गलत हो रहा है। इट्स गुड, आई मीन सोसाइटी नोज नाउ इट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हिच इज सैड फॉर द प्रोफेशन। तो आपको भी लगता है कि गड़बड़ हो रहा है? तो अब ये कि इसको चेंज तो आना पड़ेगा। ठीक है, बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स हैं MCI के, जो मैं दोहराता हूँ। डॉक्टरी के पेशे का पहला मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। पैसा कमाना या लाभ उठाना मुख्य मकसद नहीं हो सकता। एक डॉक्टर को अपने मरीज की बीमारी को ना तो बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए, ना कम करा के। एक डॉक्टर को पेशेंट पाने के लिए या फिर किसी और डॉक्टर के पास भेजने के बदले में ना तो कोई उपहार, इनाम, कमीशन, तोहफा या बोनस लेना चाहिए, ना देना चाहिए। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में करीबन 8 लाख डॉक्टर्स हैं। ये इन 8 लाख डॉक्टर्स में से कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एक भी रेगुलेशन नहीं तोड़ते? जो मैंने रेगुलेशन पढ़े हैं, सारे नहीं पढ़े मैंने। परसेंटेज कहना तो मुश्किल होगा, आप एक अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूँ कि फिर भी लार्ज सेगमेंट ठीक है। अगर मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए।
कि मेरा जो हमारी जो स्टडी हुई है, जो हमारी रिसर्च हुई है, उसमें तो हमें ये सामने आया कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे इस बेसिस पर, इन रूल्स के हिसाब से। देखो ये हमारे सामने आया। अच्छा, ये भी मैं मानूंगा कि ये रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो भी नहीं किया गया। जैसे एमसीआई को शुड आल्सो हैव टेकन सम एक्शन लाइक दिस, पर अभी भी एथिकल कमेटी है वहाँ पे। रिसेंटली एथिकल कमेटी क्या कर रही है, मैं आपको बताऊं। हमने एक आरटीआई फाइल किया और उस आरटीआई में हमने पूछा कि इतने सालों में कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं हिंदुस्तान भर में जिनका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हुआ है। देखिए अब इसका जवाब तो आपको मालूम है। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अब देखिए, आप बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए कितना का कैंसिल हुआ। देखो एमसीआई में जो हो रहा था वो तो आपको जनरल साहब ने बता दिया। जी। सो मैं तो अभी 8-9 महीने से एमसीआई में आया। नहीं, मैं आपको दोष नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये भी चीजें उसी में आती हैं। उसी में आती हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमने जो आरटीआई फाइल की थी उसमें हमने ये पूछा था कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हो गया, मतलब इसके बाद वो डॉक्टर ही नहीं रहे, डॉक्टरी नहीं कर सकते हैं। तो जवाब आया कि 2008 से लेके अब तक एक भी डॉक्टर का लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल नहीं हुआ है। जबकि हमने सवाल पूछा था कि पिछले 50 सालों में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जवाब सिर्फ पिछले 4 सालों का आया। चलिए अब मैं आपको इंग्लैंड के आंकड़े बताता हूं। इंग्लैंड में सन 2008 में 42 डॉक्टर्स यानी 42 डॉक्टर्स के लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल हुए हैं। 2009 में 68 यानी 68 डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। 2010 में 73 यानी 73 डॉक्टर्स के लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल किए गए हैं। ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, एक साल की बात कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं। तो इन आंकड़ों से हम क्या समझें, मतलब या तो इंग्लैंड में इतने बुरे डॉक्टर्स हैं कि धड़ाधड़ उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं कि एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। यही समझ सकते हैं और क्या समझ सकते हैं हम? अपने यहाँ क्या है कि आप कौन हो, कई बार ये चीजें आती हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। हाँ, देखो देयर आर ऑलवेज वेरी गुड डॉक्टर्स, बैड डॉक्टर। लेकिन एक्चुअली हम अच्छे और बुरे डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे आपने अभी देखा, वो एक गांव में आंध्र प्रदेश में सारी औरतों का उन्होंने वो बच्चादानी का ऑपरेशन करा दिया। अब ये मतलब देखो, इसमें तो कोई बुरा और अच्छा डॉक्टर की बात नहीं रही। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, टू वेरी फ्रैंक। दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक इज शेम टू द प्रोफेशन। वेरी रॉन्ग, दोज हु हैव डन इट। डॉक्टर तलवार, आप इस वक्त देश भर के लोग आपको देख रहे हैं, आप मुझे कमिटमेंट दीजिए कि आप ये आंध्रा वाले केस में आप एक्शन लेंगे। देखिए, आप भेजिए जरूर, आई एश्योर यू, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जी जी। बाकी भी जो, मुझे बताइए, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी कैपिटेशन फी कितनी होती है स्टूडेंट के लिए? मेरे से तो जो मीडिया में फिगर आती है मैं तो वही बताऊंगा, बट फॉर एमबीबीएस अराउंड 40-50 लाख करते हैं। आधा करोड़, मतलब आधा करोड़ चार्ज करते हैं। बट कई कॉलेज ज़्यादा भी होगा, कुछ आप कम भी होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बताइए आपने क्या सुना है? 60 लाख? हाँ, तो करीबन 50-60 लाख की ये डोनेशन होती है कि डोनेशन देते हैं तब जाके उनको एडमिशन मिलता है इन कॉलेजेस में। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो डोनेशन है, ये मतलब ऑफिशियल चेक से देते हैं, कैश से देते हैं? कैश से देते हैं। तो ये ब्लैक मनी है टोटल, अनअकाउंटेड फॉर। दिस इज अ न्यूज़, नहीं, मतलब ये तो आप नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये तो स्टूडेंट ना प्रॉब्लम में आ जाएंगे, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हमने ये सुना है, स्पेशली जो प्राइवेट होते हैं, कि वहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल भी ढंग का नहीं होता, और फिर उनको लाइसेंस दे दिए जाते हैं, और लाइसेंस के बदले में कुछ ना कुछ शायद मिलता होगा, पता नहीं। और उसके अलावा फिर वो जब चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, तो वहाँ पे जैसे किराए के डॉक्टर्स, किराए के पेशेंट्स, ये सब होता है। तो अब ये ना, वी हैव टू मेक एफर्ट, वी आर मेकिंग एफर्ट्स हाउ टू स्टेम दिस। ये जो बीमारी चल रही है, ये पुरानी चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। वी नीड टू फाइंड ए वे आउट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों को लेना पड़ेगा। कैसे क्लीन करना है वो आप ही बता सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी है। वी हैव टू मेक दैट एफर्ट, दैट आई एश्योर यू दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। बट कुछ टाइम थोड़ा चाहिए। मुझे बताइए कि हम कब वो दिन देखेंगे जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी डॉक्टर का जो गलत काम कर रहा है, जो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है, उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल होगा, जैसे हम और कंट्रीज में देखते हैं। डॉक्टर को हम कब देखेंगे? देखो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं डॉक्टरों को दिल में, वो भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मतलब ये प्रोग्राम के बाद मेरा हिंदुस्तान में इलाज कभी नहीं होगा।
मतलब डॉक्टर बोलेंगे कि भैया अब तू आ, तेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं देखता हूँ। आप ऐसा ना कहिए। कुछ तो आप इतने पावरफुल पोजीशन पे हैं। I can assure you, Amir, we will not hesitate to take this step. You will not take it. Thank you, sir. Thanks. Thank you. दोस्तों, ये तो पता चल चुका है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं। पर इस बीमारी की जड़ कहाँ है और इसका क्या इलाज है? इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर गुलाटी, जो इस मर्ज को बखूबी पहचानते हैं और इसके बारे में एक लंबे अरसे से फिक्रमंद भी हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि ये इस समस्या का, इसकी जड़ क्या है? देखिए, बेसिक इशू ये है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी जो प्रायोरिटी की लिस्ट है उसमें कहाँ डालना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वो नंबर 1 होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा सबसे अहम होनी चाहिए। अहम होनी चाहिए। उसको इन्होंने वो मतलब ये तो सबसे नीचे रखी हुई है। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये जो हमारे राजनीतिक लोग हैं या टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या इनमें कुछ कमी है? सोच की कमी है? क्या है? सोच की कमी है? क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ये इतने चालाक हैं, इनको सब पता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 1991 से पॉलिसी ये है क्या? कि गवर्नमेंट को छोटा करो और प्राइवेट सेक्टर को बड़ा करो। ये प्रॉब्लम। अब देखिए, मेडिकल कॉलेजेस पे आइए। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए थे। उसके करने के बजाय इन्होंने, पता नहीं तलवार साहब को पता होगा आप कितने हैं, मेरे ख्याल में 150-60 तो प्राइवेट। मैं आपको बताता हूँ। ओपनिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ये मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्री इंडिपेंडेंस में मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के 20 थे, प्राइवेट 1 था। अब 2001 के बाद गवर्नमेंट के 31 खुले हैं, 31, और प्राइवेट के 106 खुले हैं। देखिए, अब अगर आप इस स्थिति में लेके आते हैं, अभी 50-60 लाख रुपए की बात हो रही थी, अगर आप उतने पैसे खर्च करेंगे तो आप धर्मादा प्रोफेशन में जा रहे हैं क्या? तो आपको पैसे तो वापस लाने पड़ेंगे ना। तो हम बजाय इसके कि मेडिकल कॉलेज में जाएं, रात दिन पढ़ें, क्लिनिक्स में जाएं, ये करें, इससे हम 50 लाख रुपए अपना बैंक में रख लेते हैं और उसका हमको 50,000 रुपए पर मंथ तो इंटरेस्ट दे रहेगा, जबकि गवर्नमेंट तो हमको 22,000 रुपए की तनख्वाह नहीं दे रही है। ये तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है अनवायबल प्रोफेशन। लेकिन डॉक्टर गुलाटी, यहाँ पर मुझे एक चीज़ कहनी है, और वो ये कि जितने स्टूडेंट्स मेडिसिन में जाते हैं वो बहुत ही अक्लमंद स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका अहम मकसद अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए आप बिजनेस में भी जा सकते हैं, और ज़रिए हैं पैसे कमाने के लिए, और इन सब में आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा मेडिसिन में आना चाहे तो शायद उसका पहला मकसद ये होना चाहिए कि वो लोगों की सेवा करे, और इसके लिए ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा खुलें। और इसके बाद क्या होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वक्त प्राइवेट में जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं, इससे अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ तो हो ही नहीं रहा है ना कुछ। देखिए, मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ। जो हमारे गार्डनर घर में काम करते हैं, उनको कुछ पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने कहा, आप हमारे यहाँ दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, मैंने कहा वहाँ चले जाना। तो बेचारा वो 8 बजे वहाँ गया, 3 बजे वह घर पे वापस आ गया। मैंने क्या हुआ? कहने लगे, साहब 200 आदमियों की लाइन थी और जब तक मैं वहाँ एंड में पहुँचा तो बंद हो गया, तो खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो ही नहीं रहा है क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बढ़ जाएं तो फिर तब हमको वहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो फिर हम जाहिर है हम वहीं जाएंगे, वहाँ अच्छा इलाज होगा। हाँ, मुझे बताइए, ये फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को भी बहुत इंसेंटिव्स देते हैं कि उनकी दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस करें, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये ग्लास खरीदना है, कार खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, तो इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन वो लेता है जो खरीद रहा होता है, ठीक है ना। मेडिसिन में क्या होता है? पेशेंट थोड़े डिसाइड करता है, वो तो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो कंपनीज के लिए कस्टमर कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर है। अच्छा, अब एक कंपनी आई और सपोजिंग कि एमॉक्सिसिलिन है या कुछ भी है, कोई भी दवा, कोट्रामेक्साजोल है, वो उसका मैं एक ब्रांड लिख रहा हूँ, और वो कहते साहब आप हमारा लिखिए। अब डॉक्टर कहता, क्यों भैया, मैं आपका क्यों लिखूं? आपकी कंपनी का नाम क्यों लिखूं मैं? क्या देने वाले हैं आप क्या देने वाले हैं? इस समय 30% का रेट चला हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं। अजीब बात है, आप ब्लड टेस्ट कराएं तो 30% कमीशन, आप ऑपरेशन कराएं तो कमीशन, अब दवा में भी कमीशन। शायद इसीलिए इलाज इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाता है। डॉक्टर गुलाटी, मुझे बताइए कि
फार्मा कंपनीज एक डॉक्टर पे कितना खर्चा करती हैं? 1,31,000 रुपया पर डॉक्टर पर ईयर, और अब वो बढ़ गए होंगे। तो टोटल कितना होता है इसमें, मतलब? 12,500 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ का खाली ये मार्केटिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसमें फिर वही होता है जो सुबह पैथ लैब में बात हो रही थी कि चाहिए 3 दवाइयां तो 4 लिख दो, और 4 में वो चौथी वही होती है वाहियात से कोई टॉनिक फानिक लिख दिया, जिसकी कोई जरूरत है नहीं, है कि नहीं है? ये बहुत ही आप मतलब ऐसी चीजें कह रहे हैं जो मेरा दिल ऑलरेडी धड़क रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं ये मतलब प्रोग्राम खत्म होते ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि भैया मेरा चेकअप करा लो, या फिर एम्बुलेंस का बाहर इंतजाम रखा जाए कि आपको आईसीयू में। मतलब मुझे ये शॉक हूं ये सब सुन के। तो एक तो ये झंझट। अब देखिए हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जुर्म है। जुर्म है। स्वास्थ्य में मेडिकल हिस्ट्री इसमें डेफिनेशन ही बदल गई है। यहाँ डेफिनेशन ये है कि लेना जुर्म है पर देना जुर्म नहीं है। तो डॉक्टर जो लेता है उस पे वो जुर्म है, लेकिन पर जो ड्रग कंपनी दे रही है उसके ऊपर कोई कानून नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, लागू ही नहीं है। मतलब यही तो बात है। तो मूल चीज को अगर हम 1-2 लाइन में बोलना चाहें तो वो क्या? देखिए, हेल्थ जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इज नॉट ए प्रायोरिटी इन इंडिया। और वो क्यों नहीं प्रायोरिटी है? क्योंकि ये अमीरों को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ गरीबों को अफेक्ट करता है। अब हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो इस ढंग की होनी चाहिए, सोसाइटी या गवर्नमेंट सभी को हेल्थ सर्विस बराबर देगी। तो अमीर आदमी जो हैं वो ज्यादा पैसे देंगे, गरीब आदमी कम पैसे देंगे, पर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो दोनों को बराबर मिलेंगी। मैं बेल्जियम में 9 साल रह के आया हूँ। बेल्जियम में क्या आपका अनुभव रहा? देखिए, बेल्जियम में क्या होता है, जब हम अपना इनकम टैक्स देते हैं तो उसका एक भाग म्यूचुअल को देना पड़ता है। तो म्यूचुअल वो कंपनी होती है जो आपकी स्वास्थ्य की देखभाल करती है? हाँ, कंपनी नहीं होती है, फाइनेंसिंग करती है। अच्छा, फाइनेंसिंग करती है। तो उसमें क्या है कि जैसे सपोजिंग मेरी इनकम 1 लाख बेल्जियन फ्रैंक है, तो मैं उसमें से 500 या 1000 जो भी उन्होंने तय किया है वो अपने म्यूचुअल को दे दूंगा। इसके बाद में वहां पे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, उसका जो बिल है वो मेरा म्यूचुअल पे करेगा, तो मुझे कुछ नहीं देना, जीरो। तो एक किस्म का ये एक नेशनलाइज्ड हेल्थ सर्विस हो गया। अब अगर वो वहां पे ऐसा हो सकता है तो ये इसलिए हो सकता है कि वहाँ के शासन ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ को एक हाई प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और ये मान के चले हैं कि गरीब इंसान भी इंसान है। ये इस बात को मानते हैं। अब आइए भारत के ऊपर। आज के दिन जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी, यानी कि जो देश में पूरा पैसा है, उसका 1.4% हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है। बस हमें हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक जब तक आप 6% तक नहीं पहुंचेंगे तब तक भारतवर्ष के लोगों को एक रीजनेबल, एक्सीलेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सर्विस मिल ही नहीं सकती। एक साधारण मिल ही नहीं सकती। बहुत ऐसी कंट्री जिसको कि आप अपने दिल में समझते हैं कि बिल्कुल ऐसी लल्लू पंजू कंट्री, वो 6-6, 7-7, 8-8% खर्च करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हमारा तो बस एक ही है। पाकिस्तान कितना करता है? उन्होंने कहा 1.3, हम कितना करते हैं? 1.4। चलिए, इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का डॉक्टर गुलाटी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवाओं में 2 चुनौतियां हैं। पहली, कैसे सबको, हर इंसान को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, और दूसरी, कैसे इन सेवाओं को हर इंसान की पहुंच में लाया जाए, किफायती बनाया जाए। मुश्किल चुनौतियां हैं, पर क्या इन मुश्किलों को जीतना नामुमकिन है? आइए देखते हैं। बेंगलुरु के पास निंजकट्टे गांव का रहने वाला शिवलिंगैया एक छोटा किसान है। अचानक उसकी बेटी वरलक्ष्मी बीमार रहने लगी। शिवलिंगैया ने जब उसकी जांच कराई तो उसे पता चला कि उसकी बेटी के दिल में एक छेद है। उसे सिर्फ एक महंगे ऑपरेशन से ही बचाया जा सकता है। साल भर में केवल 25,000 कमाने वाले शिवलिंगैया के लिए वो रकम जुटा पाना एक नामुमकिन काम था। अपनी बेटी को खो देने का डर शिवलिंगैया को दिन रात सता रहा था।
पर आज वरलक्ष्मी का ऑपरेशन हो चुका है और वो आम बच्चों की तरह हंसते खेलते एक सामान्य जीवन बिता रही है। और ये मुमकिन हुआ आधुनिक सुविधाओं से संपन्न नारायण हृदयालय में। और इस अस्पताल की नींव रखी डॉक्टर देवी शेट्टी ने। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से डॉक्टर देवी शेट्टी ने महंगे ऑपरेशंस को आम इंसान की पहुंच के भीतर ला खड़ा किया है। हजारों बीमार दिलों को फिर से धड़काया है। डॉक्टर देवी शेट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि आप ये कैसे मुमकिन कर पाते हैं? See, we have various schemes. This patient, a member of Yashaswini scheme, wherein they pay about... हमने बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं। ये जो बच्ची है वो यशस्विनी स्कीम की मेंबर है। इस स्कीम से 40 लाख किसान जुड़े हुए हैं, जिसके तहत वो हर महीने सिर्फ 10 रुपए देते हैं और इसमें सरकार हर साल 30 रुपए जोड़ती है। और इस तरह इतने महंगे ऑपरेशन उनके लिए मुमकिन हो जाते हैं? जी हाँ, किसी भी तरह का ऑपरेशन। करीबन 1650 तरह की सर्जरीज होती हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। वो सभी सर्जरीज मुमकिन हो सकती हैं। आई सी। देखिए, गरीब इंसान अगर अकेला है तो कमज़ोर है, लेकिन सब साथ आए तो ताकतवर हैं। हमारी आबादी 120 करोड़ है और यही हमारी ताकत है। तो मुझे बताइए कि ये सुविधा कब शुरू हुई? 9 साल पहले। 9 साल पहले। और ये किसने शुरू की? दी नारायण हृदयालय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। दैट इज योर ग्रुप ऑफ या। मेरा एक सवाल है, तो किसान करीबन 5 या 10 रुपए भरते हैं महीने का, गवर्नमेंट उसमें जोड़ती है। ये टोटल अभी करीबन 150 रुपए बनता है सालाना एक इंसान का। मुझे बताइए कि इतने कम पैसों में अस्पताल इतने महंगे ऑपरेशन कैसे कर लेता है? वैसे एक हार्ट ऑपरेशन की कीमत होती है 1,40,000 रुपए। ओके। लेकिन इस स्कीम के पेशेंट्स के लिए हम 60,000 रुपए में करते हैं। ओके। फिर भी हम ब्रेक इवन कर पाते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट सर्जरीज हम करते हैं। हर रोज हमारे यहाँ पर 35 हार्ट सर्जरीज होती हैं। तो इसका मतलब कि इतने बड़े पैमाने पे जो आप ऑपरेशंस करते हैं, उसकी वजह से हर एक ऑपरेशन का खर्च जो है वो कम हो जाता है। जी, बड़े पैमाने पर काम करना हेल्थ केयर को किफ़ायती बनाता है। देश की 12% हार्ट सर्जरीज हमारे यहाँ पर की जाती हैं। तो जो भी कंपनी हमें सामान बेचती है उसे अपने आप ही मार्केट का 12% हिस्सा मिल जाता है। इसलिए हमें ऑपरेशन का सामान दूसरों से कम दाम पर मिलता है, क्योंकि आप इतना माल खरीदते हैं। एग्जैक्टली। तो जाहिर है हर चीज़ की कॉस्ट फिर कम हो जाती है। क्या आपका ये मानना है कि हम ऐसे ही देश भर में कर सकते हैं, हर जगह पर, जैसे आप लोग कर रहे हैं? ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे हमारे स्कीम को शुरू करने के 4 साल बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही एक स्कीम शुरू हुई। आई सी। वहाँ की करीब 70% आबादी इसमें कवर्ड है। 70%? जी। और इस मॉडल की सक्सेस को देखकर तमिलनाडु सरकार ने भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जिसमें 60% स्टेट पॉपुलेशन कवर्ड है। तो साउथ इंडिया में ये शुरू हो चुका है और हमें यकीन है कि कुछ ही समय में हमारे पूरे देश में शुरू हो जाएगा ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस। हम सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में 75 करोड़ लोग हर महीने 150 रुपए खर्च करते हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में। अगर उसमें से हम 10 रुपए इसमें डालें तो हमारे पास एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस स्कीम के बारे में डॉक्टर शेट्टी हमें बता रहे हैं, उस स्कीम में बहुत सारे अस्पताल जुड़े हुए हैं और अगर आप इसका एक हिस्सा हैं तो आप इनमें से किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और वो ये कि आप अच्छा खासा कमा लेते हैं, ठीक ठाक कमा लेते हैं? वेरी वेल। हमारे यहाँ के सभी लोग, ऐसा करने से आप गरीब हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमिर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ यंग जनरेशन को। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी पैसे के लिए गलत काम करते हैं उनके दिल में हमेशा एक डर होता है कि एक ना एक दिन वो पकड़े जाएंगे और यकीनन उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती। उनका ज़मीर कभी साफ नहीं होता। उन्हें एक दिन सज़ा मिलनी ही है। आप लोग वही करिए जो आपका दिल कहे, जो आप अंदर से फील करें, और आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। आप लोग बन सकते हैं सोसाइटी के असली हीरो, है ना? दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोफेशन। डॉक्टर शेट्टी, वाकई आप एक इंस्पिरेशन हैं, आप एक प्रेरणा हैं, आप एक मिसाल हैं सारे यंग डॉक्टर्स के लिए आज जो ये शो देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच।
बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। हमारी टीम की एक सदस्य ने आमतौर पर काम आने वाली कुछ दवाइयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया। फिर उन्होंने ये दवाइयाँ बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरीदी। कितना? 2151। और यही दवाइयाँ उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन्स की दुकान से भी ली। कितना हुआ इसका? 354। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। राजस्थान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनेरिक दवाइयों की शुरुआत की चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर समित शर्मा ने। डॉक्टर समित, मुझे बताइए कि ये कैसा मुमकिन है कि हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट थी वो वही दवाइयाँ उन्होंने 2000 कीमत में उनको मिली एक दुकान में, और जो जेनेरिक मेडिसिन है उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली, 300 में मिली। ये कैसे मुमकिन है? ठीक इसी समय प्रतिक्षण प्रतिपल एक ट्रेजेडी हमारे चारों ओर घट रही है। अर्थक्वेक की या कोई सुनामी की बात करें, उसमें जितने लोगों की जानें एक दिन में जाती हैं, उससे ज़्यादा जानें प्रतिदिन इस ट्रेजेडी की वजह से जाती है। जी, वो क्या ट्रेजेडी है? वो ट्रेजेडी ये है साहब कि जो दवाइयों की जो वास्तविक कीमत है वो तो बहुत ही कम है, पर जो दवाइयाँ हम जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कई बार तो 50 गुना से भी ज़्यादा दामों पे हम उसको खरीदते हैं। जैसे हम भारत में अगर देखें कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, तो क्या वो उस दवा को खरीद सकते हैं? बहुत सारे लोगों को इस वजह से दवाई नहीं मिल रही। यस, WHO कहता है कि स्वतंत्रता के 65 वर्ष पश्चात आज भी 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लैक्स रेगुलर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन। जो मेन दवाई हैं, जो आवश्यक दवाइयां हैं, वो उन तक नहीं पहुंच पाती रकम की वजह से। मुझे बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन जो हम कहते हैं, अभी ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। तो ये जेनेरिक नाम जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जो इसके अंदर जो दवा है उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। अब जैसे और उदाहरण अगर सरल करके बताएं इसको, तो जैसे ये लड़की दुबली पतली सी नजर आती है, तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं इसको ये कहूँ 1 गिलास दूध सुबह 1 गिलास शाम को पिया कर। पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए, हम कहते हैं कि वो रामू की भैंस का दूध लेके आना। यही ब्रांडिंग है। ये जब उसकी दुकान पे जाती है वो कहता है 500 रुपये लीटर है, लेना है कि नहीं लेना। तो जो 30 रुपए की चीज़ है वो 500 रुपये में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज़ की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपये में भी है, 117 रुपये में मिलती है। और अगर वही चीज़ हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1 रुपये 95 पैसे में 10 गोली मिलती है। और दोनों गोलियों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का? 100% समान, क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रिटेल मार्जिन, जो उसके मार्जिन जो हैं, जो हमारे ज्यादा वो सब मिला करके उतने की ही पड़ती है। कुछ कैंसर के मैं आपको उदाहरण दूंगा, उसमें एक ही दवा जो ब्लड कैंसर के काम में आती है, बाजार में 1.25 लाख रुपए का एक पैकेट मिलता है। 1.25 लाख का एक पैकेट जो 1 महीने चलता है। और जेनरिक में वही दवा जेनरिक में अलग अलग कंपनीज जो बनाती हैं, एक 10,200 में बेचती है, एक 8,800 में बेचती है और एक 6,500 में बेचती है। मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पब्लिक को, आवाम को ये दवाएं पहुंचा रहे हैं आप इस वक्त? जी, क्या बात है। मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते? क्यों लिखते हैं वो ब्रांडेड? जाने नहीं देंगे बाहर फिर? नहीं, सब जाने देंगे। जब एक नया मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेल्स बढ़ाने का उनका काम होता है, मार्केटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सेल्स एजेंट होते हैं बेसिकली। फिर वो कहते हैं कि साहब आप हमारी जो दवा है यही लिखना, ये बहुत बेहतर दवा है, इससे मरीज ठीक होगा। और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको टेम्प्ट किया जाता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से 5-10 गुना 20 गुना तक बढ़ा देता है। एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं तो बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, जो भारत की जो सबसे बेहतर कंपनियां, जिसके भी नाम वो रेपुटेड कंपनियां जिनके नाम आप ले सकते हैं, वो सभी हमें वो उसको जो 70 रुपए की है उसको 2 रुपए में 5 रुपए में दे रही है, 30 रुपए की दवा 2 रुपए में दे रही है। इतना ज्यादा फर्क तो कंपनी तो दे सकती है और देना चाहती है और हमें देती भी है इतनी कम दामों में, हमें दे रही है ना, ये संभव तो है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि भारत से हम लगभग
45,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाइयां प्रतिवर्ष विदेशों को निर्यात करते हैं। आप भेजते हैं दुनिया भर में जेनरिक ये जो सस्ती दवाएं हैं, आप विश्व भर में भेजते हैं और हमारे लोगों को नहीं मिल रही। हमारे देश में महंगी है, हमारे देश में महंगी है, और अगर ऐसा है तो हमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं, हम वापस उसी दिशा में जा रहे हैं। आपने जब ये शुरू किया तो आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में? देखिए, जो प्रयास हम कर रहे हैं ये बेसिकली धारा के विपरीत बहने का एक प्रयास है जी। काफ़ी थ्रेट्स भी हैं, क्योंकि इसमें माफियाज भी हैं, ड्रग माफियाज जो ऑपरेट करते हैं, और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम 100 साल से भी पुरानी शोषण की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, पर हमने हमेशा डॉक्टर्स को दोषी नहीं माना। जी। सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं हैं। 50-60% तो जेन्युइनली वो चाहेंगे कि गरीबों को कम कीमत पे दवा मिल जाए, वो चाहेंगे। और आज भी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर से सैंपल्स ला करके अपने जेब से पैसे निकाल के मरीज का इलाज कराते हैं। ऐसे डॉक्टर्स आज भी हैं। बिल्कुल सही। तो मैं इनको एक उदाहरण भी बताता हूँ कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था छोटा, इंसिडेंटली हम कोई समय छुट्टी मनाने कोई बाहर गए। जब हम लौट के आए 10-12 दिन बाद, तो वो लक्ष्मी के साथ उसका छोटा जो बेटा था राजू, वो भी उसके साथ आता था जब, और मेरे बच्चों के साथ खेलता था, मेरे बेटे के साथ खेलता था। तो वो लक्ष्मी अकेली ही आई, राजू नहीं आया। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बात बताई कि साहब वो उसको आप गए थे, उल्टी दस्त हो गया था। उल्टी दस्त की बीमारी के लिए वो जब दवा लेने गई तो केमिस्ट ने उसको कहा कि इसके तो 400 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा साहब मैंने खूब मांगा, मेरे पास 400 रुपये मुझे नहीं थे, और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस्त आते रहे, वो ख़त्म हो गया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो जो दवा लिखी थी कि वास्तव कीमत 1.5-2 रुपये ही है, तो वो बच्चे की जान बच सकती थी। 65 वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्त से मर जाए तो मैं नहीं समझता इससे शर्मनाक बात कोई हम लोगों के लिए हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इसे आसानी से बदला जा सकता है। हमें सबको एक समन्वित, एक संगठित प्रयास करने की जरूरत है। ये तो कुछ भी नहीं है, कोई नई फैक्ट्री खोलनी नहीं, कोई नई दवा नहीं बनानी, ये सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है। तो दोस्तों, डॉक्टर समित की बातों से हमें यह पता चला है कि दवाइयों का जो कॉस्ट होता है, जो उनको बनाने का खर्च होता है, वो बहुत ही कम होता है, और हमें इन कम दामों में ये दवाइयाँ मिल सकती हैं अगर हमारी राज्य सरकार जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें खोले, जैसे राजस्थान सरकार ने किया है, और जिसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। एक बात और, अगर आप एक एनजीओ हैं और आप जेनेरिक मेडिसिन की दुकान खोलना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आपको 50,000 रुपए की ग्रांट भी देता है। डॉक्टर समित, आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर रोशनी डालकर हमारी आंखें खोल दी हैं, और हमारी दुआ यह है कि जो काम आपने राजस्थान में शुरू किया है वो हर राज्य में फैले, देश के कोने कोने में फैले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का डॉक्टर समित। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा सवाल ये है कि क्या हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की तरह हर राज्य की सरकार अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट में जगह जगह जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें खोलें, ताकि हिंदुस्तान में हर इंसान को सस्ते से सस्ते दामों में दवाइयाँ उपलब्ध हों? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मोबाइल फ़ोन पर वाई टाइप करिए और इस नंबर पर भेजिए 57827111। अगर आपका जवाब ना है तो इसी नंबर पर एन टाइप करिए और भेजिए। इस एसएमएस को भेजने का खर्च सिर्फ 1 रुपया है। आपके एसएमएस के जरिए जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस काटने के बाद वो सारा का सारा पैसा इस संस्था को जाएगा, ह्यूमैनिटी ट्रस्ट। ह्यूमैनिटी ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो एक अरसे से गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आप एक से ज़्यादा एसएमएस भी भेज सकते हैं। अगर आप इस संस्था को और भी सहयोग देना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाकर अपने नज़दीकी एक्सिस बैंक पर जमा करा दीजिए। आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस सब के बारे में अधिक जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। इस देश की जनता से जितनी भी रकम इकट्ठा होगी, चाहे वो एसएमएस के जरिए हो, ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए या चेक्स के जरिए, उसकी मैचिंग रकम यानी उतनी ही रकम रिलायंस फाउंडेशन इसी संस्था को देगी। रिलायंस फाउंडेशन सत्यमेव जयते की फिलैंथ्रोपी पार्टनर यानी जन कल्याण सहयोगी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा बनाने में लगे हैं, अपने मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं। आज भी
बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, पूरे जज्बात के साथ काम कर रहे हैं और जिनके दिल में अपने मरीजों की सेवा ही सबसे अहम बात है। ऐसे डॉक्टर्स को हम सलाम करते हैं। और आज मैं आप जैसे नौजवान मेडिकल स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर्स को अपना आदर्श, अपनी इंस्पिरेशन मान के चलिए, जिनका दिल इंसान के लिए धड़कता है, जिनकी तमन्ना यह है कि उन्हें किसी का दर्द दूर करना है। Those who want to be healers. दोस्तों, हर इंसान की जान कीमती है, अनमोल है। अमीर हो या गरीब, अपनों के लिए सबके जज्बात एक जैसे होते हैं। अपनों को खोने का दुख सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब किसी ऐसे इंसान की जान चली जाती है जिसे बचाया जा सकता था। पैसों की कमी की वजह से एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की जान जाते हुए देखे, जैसा डॉक्टर समित शर्मा ने हमें बताया, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उस दिन की तरफ बढ़ना है जब चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर एक को एक जैसी और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इस दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, सत्यमेव जयते। एक मासूम सी नाव है जिंदगी, जिंदगी तूफान में डूल रही जिंदगी, जिंदगी माझी की आंखों में झांक कर किनारा ढूंढ रही है जिंदगी, 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 जिंदगी। बादलों का शोर बहुत तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है। इकलो माझी के हाथ में, इकलो माझी के हाथ में आँख मूंद है जागी हुई, आँख मूंद है जागी हुई। एक मासूम सी नाव है जिंदगी, जिंदगी तूफान में डूल रही जिंदगी, जिंदगी। हो माझी तुम साथ निभाना, एक एक कदम बढ़ाना, एक एक कदम बढ़ाना। मैं छोड़ दूँ आस अगर ओ माझी, मैं छोड़ दूँ आस अगर तुम ना छोड़ना साथ कभी, तुम ना छोड़ना साथ कभी। एक मासूम सी नाव है जिंदगी, जिंदगी तूफान में डूल रही जिंदगी, जिंदगी माझी की आंखों में झांक कर किनारा ढूंढ रही है जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी।